नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। स्वागत है आपका न्यूज 18 के बेहद खास और बेहद लोकप्रिय प्रोग्राम कहता है वोटर में। आज हम बात करेंगे ग्वालियर चंबल इलाके की बहुत खास जो सीट है दिमनी, उसकी बात करेंगे। दिमनी में मुकाबला रोचक है। कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है, बीजेपी के तय हैं, जो छोड़ के गए जाहिर तौर पर वही चुनाव लड़ेंगे। तो किस तरह का मुकाबला वहां होगा, क्या चल रहा है वोटर के मन में, हम उससे जरूर जानेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिकतम सवाल दिमनी के लोगों के हम इसमें शामिल कर सकें। सबसे पहले परिचय करा दूं, हमारे साथ जो मेहमान हैं, हमारे साथ है रविंद्र सिंह तोमर। ये कैंडिडेट हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है रविंद्र जी का, वो खुद जवाब देंगे वोटर की जो जिज्ञासा है उसके बारे में। दूसरे मेहमान हैं अरुण तोमर, ये पूर्व अध्यक्ष हैं राज्य सहकारी निगम के। अरुण जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, बीजेपी का पक्ष रखेंगे अरुण जी। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले सुनते हैं कि वोटर क्या कह रहा है। सुनिए। हमारी दिमनी विधानसभा में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। हम जैसे युवाओं को अपने रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। अगर यहीं पे रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी तो फिर हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्या रोजगार की व्यवस्था यहाँ हो सकती है? तो शुरुआत कर लेते हैं रविंद्र जी से, क्योंकि रविंद्र जी बहुत सारे वादे और बहुत सारी घोषणाओं के साथ आ रहे हैं मैदान में। तो रविंद्र जी, क्या प्लानिंग है आपकी? आपने सुना होगा वोटर क्या चाहता है आपसे। दिमनी विधानसभा की जहां तक बात है वो 3 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, चंबल, आसन और क्वारी। हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी हुई है। अगर उसका संतुलीकरण करके वहां उद्योग धंधे स्थापित कर दिए जाएं तो हमारे उस जमीन का सदुपयोग हो जाएगा और बहुत सी जमीन ऐसी भी वहां हो सकती है तैयार, जो गरीबों को भी दी जा सकती है। तो रोजगार का सृजन हो सकता है। ठीक है, एक बार अरुण जी आपकी बात मोटी मोटी मैंने ले ली। एक बहुत सारे हम कोशिश करेंगे कि अधिकतम वोटर ले सकें, क्योंकि इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि हम उसकी आवाज को एक स्वर दें, एक जरिया दें उसकी आवाज को आप तक पहुंचाने का। तो इसीलिए मैं संक्षेप में जवाब चाहूंगा। अरुण जी का रुख करते हैं। अरुण जी, इतने लंबे वक्त तक सरकार आपकी रही, यहां भी है, दिल्ली में भी है, फिर ऐसे सवाल अभी तक आने चाहिए आपको लगता है बेरोजगारी से जुड़े हुए? 1952 से लेके 2003 तक लगभग लंबे समय के कालखंड तक कांग्रेस की सरकार रही है। और कांग्रेस की सरकार होने के नाते मुरैना में विकास की क्या स्थिति रही है, और खासतौर से दिमनी विधानसभा क्षेत्र में ये जो भौगोलिक स्थिति की बात है, ये अभिशाप और वरदान दोनों हो सकती थी यदि इन्होंने ठीक से काम किया होता। उस समय बेहड़ कृषिकरण योजना का एक शुभारंभ किया गया था कांग्रेस के द्वारा, जिसमें एक बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ था। 15 साल से इन्होंने रोका था क्या आपको करने के लिए? 15 साल से मुरैना में जो विकास के काम हुए हैं, जो रोजगार के काम हुए हैं, खास तौर से बामोर इंडस्ट्री एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्री आई हैं। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। किसी एक विधानसभा क्षेत्र में मतलब कोई कारखाना खुले ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन जिले में अगर कोई कारखाने खुल रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। जिले में अगर कारखाने खुलेंगे तो इस हर जगह, हर विधानसभा के लोगों को रोजगार मिलेगा। इस एक बात से मैं जरूर सहमत हूं। अब वोटर कितना मुतमईन होगा ये तो बाद में वो तय करेगा, जब वो बटन दबाएगा तब। एक और वोटर का रुख कर लेते हैं, सुनते हैं उसकी मुश्किल क्या है, क्या कहना चाहता है वो। दिमनी के नाम से विधानसभा है, यह बहुत बड़ा इलाका है। क्या ऐसे ग्राम पंचायत से बदलकर नगर परिषद नहीं किया जा सकता जिससे इसका विकास हो? एक बार फिर अरुण जी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि रविंद्र जी तो अभी विपक्ष में ही है। अरुण जी, ये क्या चक्कर है? मुझे ठीक तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि वोटर जो भी बोलता है वो सच ही बोलता होगा। नॉन पॉलिटिकल वोटर है, वो कह रहा है कि आपने अभी तक उसे ग्राम पंचायत बना के रखा हुआ है। नहीं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। लेकिन दिमनी जो के नाम से जो विधानसभा है, दिमनी एक ग्राम पंचायत है, उसकी आबादी मुश्किल से 3000 है। नगर परिषद या नगर पालिका बनाने के लिए आबादी का एक घनत्व होना आवश्यक है। शायद हमारे मित्र को यह जानकारी नहीं है कि उसमें कितनी पॉपुलेशन नगर पंचायत या नगर परिषद के लिए होनी चाहिए। ये एक आवश्यक प्रक्रिया है, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में कुछ आबादी का प्रतिशत बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर नगर परिषद बनेगी ही। दिमनी को बनाना आवश्यक होगा। इस बात से सहमत हूं, आबादी के हिसाब से तय होता है, ये बात आप ठीक करें। रविंद्र जी का रुख करें। तो रविंद्र जी, एक उसके बाद सवाल में जो छिपा हुआ है, जो गुमफित है, वो है डेवलपमेंट। मतलब वो ये चाहता है कि भाई आप अगर इंक्रीज करेंगे उसका ओहदा उसके गांव का तो विकास होगा, नंबर 1। और नंबर 2, जो ये दर्शक का सवाल नहीं है मेरा, मैं ही पूछ लेता हूं कि जो अभी जयंत तोमर खड़े हुए हैं, तो आपका खेल बिगाड़ेंगे कि बीजेपी का बिगाड़ेंगे? जहां तक प्रत्याशी की बात है किसी की,
तो उसके बारे में तो निर्णय वोटर लेता है, वोटर अपने वोट का निर्णय लेता है। रहा सवाल खेल बिगाड़ने का, इस बार दिमनी क्षेत्र में कोई खेल बिगड़ने वाला इसलिए नहीं है कि जनता ने ये मन बना लिया है कि जनता इस लड़ाई को लड़ रही है। सत्य की लड़ाई है, असत्य की लड़ाई है, और जनता ने एक नारा दिया है, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों को भगाना है। और ये चुनाव जनता के एक एक वोटर ने ये मन बना लिया है कि उसके वोट के साथ जो छलावा हुआ है, जो गद्दारी हुई है, उस गद्दारी का बदला लेकर के सामने वाले की जमानत जब्त कराएंगे। बहुत सारे वोटर हैं, संभवतः जो आप जवाब देना चाह रहे हो सकता है कोई वोटर ही पूछ ले, क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि नॉन पॉलिटिकल वोटर ज्यादा से ज्यादा ला के रखें, जिसकी निष्ठा ना आप में हो, ना सपा में हो, ना कांग्रेस में हो, बस अपनी मुश्किल बताए या सवाल करे उसके जहन में क्या है। एक और वोटर सुनते हैं। मेरा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से एक ही सवाल है कि जो मंत्री बना दिए हैं, अभी वो विधायक भी नहीं है, लेकिन उनको पहले से ही मंत्री बना दिया गया है। और ऐसे ही मेरा सवाल है कि जो हमारे जो बेरोजगार भाई लोग हैं, उनको पहले भर्ती कर लो, फिर उसके बाद एग्जाम करवा देना। बड़ा दिलचस्प सवाल पूछ लिया वोटर ने, और अरुण जी के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जवाब देना भी चाह रहे थे रविंद्र जी की बात का। वो कह रहे कि एमएलए नहीं है, आपने मंत्री बना लिया, तो ऐसे ही बेरोजगारों को कर लो कि भाई नौकरी में रख लो, बाद में परीक्षा ले लेना। नहीं, देखिए, संविधान में इसका प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को सदन में निर्वाचन के 6 महीने पूर्व तक यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार चाहे तो बना सकती है। और इससे पूर्व तो डंडोतिया जी वहीं से चुने गए विधायक थे, उन्होंने किन्हीं परिस्थितियों में इस्तीफा दिया था अपने क्षेत्र के विकास ना होने की वजह से। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे माननीय कमलनाथ जी, वो उनकी बात नहीं मानते थे या उन विधायकों का जो है ठीक से वो नहीं रखते थे। ये प्रश्न जो है हमारे मित्र का है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था संविधान में होगी तो निश्चित तौर पे जो है ये भी किया जा सकता है जो उन्होंने कहा है। लेकिन मैं एक रविंद्र जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। ये शायद स्वयं भूल रहे हैं कि ये स्वयं टिकाऊ नहीं है। ये पहले बीएसपी से चुनाव लड़े, फिर ये बीजेपी में आ गए और उसके बाद कांग्रेस में चले गए। तो ये टिकाऊ अगर होते तो बीएसपी में ही बने रहते। जवाब ले लेते। रविंद्र जी, आप खुद टिकाऊ नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि, और दूसरी बात यह कि वोटर ने खून आपका नहीं बढ़ाया, मतलब उसने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा। उसने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए कि ये प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है नेताओं के साथ, जो यू बेरोजगारों के साथ भी अपना लो, ये कह रहा है वो। प्रवीण जी, मैं आपको बता दूं कि जब मैं बीएसपी से भारतीय जनता पार्टी में आया, तब मैंने दिमनी क्षेत्र के लोगों से पूछा, तो लोगों ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप चले जाओ। 5 साल उसमें काम करने के बाद परिस्थितियां जैसी भी रही, मैं उन पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और जब मैं कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन की 1 अक्टूबर 2013 को, तो उस समय भी मैंने दिमनी क्षेत्र की जनता से पूछा, तो जनता ने कहा कि, मैंने कहा भाई कांग्रेस पार्टी हमको टिकट देना चाहती है, क्या मैं उसमें टिकट लेकर के चुनाव लड़ूं? तो दिमनी क्षेत्र की जनता का ये जवाब था कि आप बिल्कुल ले लीजिए और आइए मैदान में। तो मैंने कोई लेन देन करके, कोई पैसा की खरीद फरोख्त करके थोड़ी पार्टी बदली है, ये तो जनता के कहने में बदली है। दिमनी के ज्यादातर लोगों को हम कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम में हम शामिल कर सकें, उन लोगों को जो अक्सर ऐसे मुखर होकर नहीं बोलते क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, वो केवल वोटर हैं। एक और वोटर को सुनते हैं, क्या कह रहे हैं। विधानसभा में शराब के तस्कर इतने बढ़ गए हैं जिससे युवा वर्ग बिल्कुल नशेड़ी होता जा रहा है। जिला प्रशासन क्या उन लोगों तस्करों पर कार्रवाई करेगा या ऐसे ही युवा वर्ग की पीढ़ी बिगड़ती जाएगी? अरुण जी, नशेड़ी बनाते जा रहे हैं तस्कर जो है आपके इलाके के लोगों को, ये समस्या और ये बहुत वाजिब सवाल जो है वो है, बहुत वाजिब है इलाके के किसी व्यक्ति का। मैं उन्हें पहचानता नहीं हूं और ये मेरा सर्वोत्तम संज्ञान है कि शायद वो नॉन पॉलिटिकल होंगे। शराब के सबसे बड़े ठेकेदार जो तस्करी का काम करते हैं वो कांग्रेस में ही हैं, और पूरे मुरैना का ठेका जो है जिन लोगों पे, वो कांग्रेस के ही पदाधिकारी हैं। अगर आप चाहें तो मैं नाम भी बता सकता हूं। ये आप मित्र को जरा थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए और समझना चाहिए कि ये तस्करी करने वाले वही लोग हैं जो इस तरह का अवैध कारोबार करते हैं। रविंद्र जी, आप ही लोग करा रहे हो नशे का अवैध कारोबार, ये आरोप लग रहा है आपकी तरफ, बीजेपी की तरफ से। ये जो नौजवान है जो बात कर रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है इसने कि मैं स्वयं कोई नशा पत्ती नहीं करता हूं और मैं किसी को इसलिए पसंद नहीं करता हूं कि मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूं, मैं गांव में जाता हूं, यदि कोई दारू पी के आपको मिल जाता है कहीं पर,
तो मैं उसको समझाता हूं कि भैया तू क्यों अपने बच्चों को बर्बाद कर रहा है, क्यों अपने परिवार को बर्बाद कर रहा है। तो आप ये बात तो बिल्कुल विश्वास में अपने लीजिए कि मैं तो इस चीज के बहुत खिलाफ हूं। नौजवान बड़ी संख्या में मेरे साथ जुड़ा है दिमनी क्षेत्र का, हर जात धर्म का, और मैं नौजवानों को हमेशा यही मोटिवेट करता हूं कि तुम अच्छे काम। चलिए, हमने मान लिया, वोटर भी मान ले तो ज्यादा बेहतर होगा, कि क्योंकि इत्मीनान, प्रवीण दुबे के इत्मीनान से फर्क नहीं पड़ता, दिमनी के लोग वोट करेंगे, मैं वहां वोट नहीं करूंगा, तो दिमनी के लोग जानते होंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो बोल रहे हैं रविंद्र जी, उसको देख के वो तय करेंगे कि उन्हें डिसीजन क्या लेना है। एक और वोटर का रुख करते हैं, सुनते हैं उसकी मुश्किल या उसका सवाल क्या है। विधानसभा दिमनी के अंतर्गत जो खड़ियाहार में हॉस्पिटल आता है उसमें पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था नहीं है। महिला लेडीज स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि जो डिलीवरी आती है नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र में ही आती हैं। अब महिला की उपलब्धता न होने की स्थिति में मुरैना रेफर किया जाता है। क्या सरकार आने वाले दिनों में स्टाफ की व्यवस्था कर पाएगा? ये सवाल बिल्कुल कॉमन है जो हेल्थ की मुश्किलों से जुड़ा हुआ है। तो अब तो कम से कम इस पर कुछ बोलिए कि 15 साल की आपकी सरकार है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल क्यों खड़े होते हैं? आपको सच कह रहा हूं, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को कि स्वास्थ्य की जो व्यवस्था देश में है वो कोरोना काल के पीरियड में सब जगह समझ में आ गई है, और महिला डॉक्टरों की कमी तो पूरे देश में नजर आती है। ये ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है, इसलिए महिलाएं यदि वहां पदस्थ की जाती हैं तो अपने पॉलिटिकल प्रभाव से या किसी भी तरह से वो अपना ट्रांसफर शहरों में करवाना पसंद करती हैं। शायद ग्रामीण क्षेत्र में उतनी सुविधा उनको नहीं मिल पाती होगी। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। जो भी सरकारें रहें, जो भी चुनी जाएं, आने वाले समय में हमारी सरकार भी इस दिशा में काम करेगी, और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि चुनाव के बाद वहां एक महिला डॉक्टर की नियुक्ति करवाएं। आरोप है अरुण जी का कि पहले लेडी डॉक्टर थी, आपकी सरकार ने उसे वहां से शिफ्ट कर दिया। खड़ियाहार, दिमनी, अंबा, कोसा 4 जगह पीएससी सेंटर है, लेकिन ना डॉक्टर ना दवाई, ये उपलब्धता नहीं है। बल्कि दिमनी क्षेत्र में जब कोई बीमार हो जाए तो या तो मुरैना जाए या ग्वालियर जाए, और बरसात में तो ये स्थिति होती है। प्रवीण जी, मैं बता दूं आपको कि बरसात में कई ऐसे गांव हैं हमारे क्षेत्र में। तो अरुण जी तो आपको जिम्मेदार बना रहे हैं, आपकी सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं अरुण जी। ये मैं रविंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि एक आध गांव का नाम बताएं जहां आवागमन का साधन नहीं हो। ये जिस गांव के निवासी हैं उस गांव में 4 तरफ से रोडें हैं, पहले कभी हुआ नहीं करती थी। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में उस इलाके में आने जाने के आवागमन के 5 पुल बनाए गए हैं। ये तीनों लगभग कुंवारी और आसन की दोनों नदियों के आसपास के। ये मैं खुद उसी गांव का निवासी हूं, मैं इनकी बात से सहमत हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी इससे पहले 15 साल पहले, तब मैं पैदल जाया करता था, ग्वालियर शहर से या मुरैना से पैदल जाना पड़ता था। और हमारा गांव, एक कहावत है कि भिड़ोसा 4 कोस ही है। ये जो जिस गांव के निवासी अपने को बताते हैं, ये भिड़ोसा जो है 4 कोस कहलाता था, कि 4 कोस पैदल ही चल के जाना पड़ता है। 15 साल में चारों तरफ से सड़कें बनी और जो है पुल बने हैं। ये इस बात को रेखांकित करना चाहेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो गांव के निवासी हैं तो आज हम बात कर रहे हैं दिमनी विधानसभा सीट की। वोटर का रुझान समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस प्रोग्राम की सीमा है, कम लोग हम शामिल कर पाते हैं, लेकिन फिर भी एक मिजाज तो इस कार्यक्रम के जरिए झलक ही जाता। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और वोटर से भी बात करेंगे, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दिमनी विधानसभा सीट की। सुनते हैं नया वोटर क्या कहता है। मेरा कमलनाथ जी से सवाल है कि कमलनाथ जी ने कही थे कि हर महीने 4000 रुपए खाते में आएंगे, पर अभी तक नहीं आए हैं। बबू पता नहीं कब आएंगे हमारे। रविंद्र जी, युवाओं के लिए 4000 रुपए का अनाउंसमेंट किया था कांग्रेस ने पिछले चुनाव के वक्त। एक युवा है जिनका ये सवाल है कि उनके खाते में नहीं आए, कब आएंगे? माननीय कमलनाथ जी ने 51 ऐसी योजनाएं जो वचन पत्र में थी, उन्होंने उनको धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश की और शुरुआत भी हो गई थी उसकी। और आप सबको पता है कि 15 महीने में 15 साल का जो बिगड़ा हुआ खेल था उसको ठीक करने के लिए समय की आवश्यकता, समय चाहिए था, और वो समय मिला ही कहाँ। 15 महीने का समय मिला, और आगे निश्चित आप को सबको विश्वास होना चाहिए, मतदाताओं को, कि उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। एक भी दिन बैठे नहीं। और मैं समझता हूं कि अगर आप कहें तो वो वचन पत्र का मेरे पास अभी रखा है, मैं मंगा के आपको उस पर स्क्रीन पे दिखा सकता हूं कि उन्होंने किस प्रकार से काम किया और उसको धरातल पे उतारा। अरुण जी ये कह रहे हैं रविंद्र जी कि ये इसलिए नहीं कर पाए, या इनकी सरकार इसलिए नहीं कर पाई, आपने करने नहीं दिया, आपने गवर्नमेंट गिरा दी उनकी, वो करते आगे, ऐसा उनका कहना है। ऐसा ध्वनित हो रहा उनकी बात से। नहीं, मैं प्रवीण जी एक निवेदन कर रहा हूं कि 15 महीने में
5 बेरोजगार लोगों के नाम बता दें जिनको 4,000 रुपए दिए हों। करने का सवाल नहीं है, सवाल इच्छा शक्ति का होता है। शिवराज जी की सरकार आई तो उन्होंने तमाम सारी बंद योजनाएं दोबारा से चालू कर दी और पैसा देना भी शुरू कर दिया। असल में उस समय क्या था कि पूरा पैसा मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जा रहा था। 3,000 करोड़ के डेवलपमेंट के काम छिंदवाड़ा में प्रस्तावित थे, जो पूरा फंड का, पूरे मध्य प्रदेश का फंड एक तरफ जो एक जिले में जा रहा था। तो कमलनाथ जी को तो पूरे प्रदेश से कोई लेना देना नहीं था। ग्वालियर चंबल संभाग में पिछले 15 महीनों में जब सरकार रही तो 15 मिनट के लिए भी आना नहीं हुआ उनका। ये यहाँ के जो विधायकों और मंत्रियों का जो उन पर आरोप था वो एकमात्र ही आरोप था कि उन्होंने इस संभाग को अपेक्षित किया हमेशा, और एक भी डेवलपमेंट का काम, कोई बड़ा डेवलपमेंट का काम उन्होंने नहीं किया। ठीक है, एक और वोटर ले लेते हैं, क्या कह रहे हैं वोटर, क्या मुश्किल है उनके मन में, सुनते हैं। मेरा सवाल ये है, मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा में सबसे ज्यादा फौज में लोग काम करते हैं और देश की रक्षा में बलिदान देने की नगरी कहा जा सकता है, तो क्यों ना दिमनी का किसी शहीद के नाम पर नाम रखा जा सकता है। पूछते हैं अरुण जी से। अरुण जी, आपने सवाल सुना, वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा शहीद होते हैं, फौज में जाते हैं वहां के लोग, तो क्या उनके नाम पर कुछ विचार हो सकता है? मुरैना और भिंड वीर सपूतों की भूमि है। यहां ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें 4-5 से लेके 50-50 शहीद एक एक गांव में नहीं हुए हों। आज़ादी की लड़ाई के बाद से जितनी भी लड़ाइयाँ, चाहे भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, चाहे चाइना की लड़ाई हो, और चाहे वर्तमान समय में आतंकवादियों से लड़ने की परिस्थितियां निर्मित हुई हों, उसमें लगभग हर महीने कोई ना कोई एक नौजवान, 2 नौजवान, 3 नौजवान भिंड और मुरैना में शहीद होके आते हैं। यदि शहीदों के नाम पर किसी विधानसभा का नाम रखा जाए, ये एक अच्छा प्रस्ताव हो सकता है, लेकिन किसके नाम पर, विवाद फिर इस पर खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सहमत हूं, ये बात भी अच्छी है कि फिर ऐसे कितने नाम, फिर हर गांव से इस तरह की आवाज उठेगी। रविंद्र जी, आपकी टिप्पणी इस सवाल को लेकर? ये बात ठीक है कि ये तय किया जाए कि भाई दिमनी विधानसभा क्यों ना बिस्मिल जी के नाम पे हो सकती है। वो भी हमारे शहीद हैं और एक ऐसा नाम है जिसपे मैं समझता हूँ कोई आपत्ति नहीं होगी। जो आम वोटर होता है उसे कोई मतलब नहीं होता कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सपा, वो सिर्फ अपनी मुश्किलें और अपनी संवेदनाओं को उजागर करता है। ये एक अच्छी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती भी है एक। अब हम चूंकि वक्त तेजी से आज से फिसल रहा है तो 2 वोटर एक साथ लेते हैं। पहले आपको 2 वोटर क्या बोल रहे हैं ये सुनवाएंगे, फिर दोनों जो हमारे राजनीतिक मेहमान हैं उनसे कैफियत मांगेंगे। सुनिए 2 वोटर क्या कहते हैं। भाई जी है कि दिमनी विधानसभा जो है उसमें न तो बच्चियों के लिए कोई हायर सेकेंडरी स्कूल वगैरह है, कॉलेज वगैरह, ना हायर सेकेंडरी स्कूल। शिक्षा का स्तर उस विधानसभा का बहुत गिरा हुआ है। कम से कम 1-2 स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल होने चाहिए जो अच्छे हों, महाविद्यालय होना चाहिए। तो ये दलबदलू की राजनीति कब तक चलेगी? जिस व्यक्ति को हम चुनकर लाते हैं वो आकर दूसरी पार्टी में चला जाता है, कि इसके ऊपर कोई कड़ी कानून बनना चाहिए। दोनों सवाल पहले सीधे ताल्लुक अरुण जी से रखते हैं। अरुण जी, एक तो ये कि बच्चियों के लिए स्कूल नहीं है, लोग परेशान है कि भाई कहाँ भेजें। देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात है, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि दिमनी विधानसभा पूरी ग्रामीण विधानसभा है, उसमें कोई बड़ा कस्बा शामिल नहीं है। दिमनी भी नगर पंचायत है, वो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, इसलिए निश्चित तौर पर हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज की तो आप दुर्दशा देख ही रहे हैं। एडमिशन कॉलेज में आजकल सरकारी कॉलेजों में मिलते नहीं हैं। जो नौजवान पढ़ना भी चाहता है वो अच्छे किसी कॉलेज में जाता है। दूसरी स्थिति जो महिलाओं की, खासतौर से लड़कियों की शिक्षा की बात है, उसमें अगर हायर सेकेंडरी स्कूल कुछ लड़कियों के नाम पर खाली खोले जाएं तो इसके लिए दिमनी बिल्कुल आदर्श जगह हो सकती है। शहर से आवागमन का साधन भी है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार आने वाले समय में वहां एक हायर सेकेंडरी स्कूल, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल जरूर शुरू करेगी। इसका मैं पूरी तरह से मुतमईन हूं। दूसरा भी अनाउंसमेंट, 2 अनाउंसमेंट कर दिया आज इस प्रोग्राम में उन्होंने। अब दूसरे सवाल का जवाब ले लेते हैं। सर, आपके दोनों अनाउंसमेंट अच्छे हैं और मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि याद रखिएगा कि उन्होंने 2 मेजर अनाउंसमेंट किए हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल भी कहा कि हाँ वहां गवर्नमेंट आएगी तो बनेगा। दल बदल के मसले पर फिर उसके बाद रविंद्र जी का रुख करेंगे। दल बदल कानून अगर नहीं होता तो जिन लोगों ने अपनी असहमति के आधार पर कांग्रेस से इस्तीफा दिया था वो दोबारा चुनाव में नहीं आते। ये चुनाव का ही तो, ये कानून का ही तो परिप्रेक्ष्य है कि आज उन्हें चुनाव पुनः लड़ना पड़ रहा है। तो दल बदल कानून के तहत ही ये कार्यवाही हुई है और मैं आश्वस्त हूं
इस बात को लेकर कि ये जनता जो वोट अपना दे के जिन लोगों को चुनती है, ये बिल्कुल सही बात है उनकी, लेकिन ये जो प्रत्याशी दोनों कांग्रेस और बीजेपी के हैं, ये तो खुद जो है आपस में तय कर लें कि ये कितने कितने दल बदलने वाले लोग हैं, ये तय करें, और उसके आधार पर जनता यदि चाहे तो जनता इनमें से चुनेगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीएसपी का कैंडिडेट भी कोई दल बदल से ही आएगा। ठीक है, रविंद्र जी का रुख कर लेते हैं, रविंद्र जी पहला सवाल जिसका समाधान अरुण जी ने हाथ के हाथ कर दिया। जो पहला सवाल था कि वहां गर्ल्स स्कूल नहीं है कोई, उनको दिक्कत होती है, तो ये कह रहे हैं कि यदि अभी ये जैसे इलेक्शन होंगे उसके बाद ये गर्ल्स स्कूल का प्रोसेस शुरू कराएंगे, उस पर आपकी टिप्पणी। और दूसरा, जो दल बदल के मसले पर कानून है बेशक, उसका जो मैं भाव समझ पाया वोटर का वो ये है कि उसने वोट किसी और मसले के लिए दिया था, ये चले गए कहीं और। रविंद्र जी आपकी टिप्पणी। विकास की बात करो अगर, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2013 में दिमनी क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ था। 200 करोड़ रुपए के बड़े गांव में एक सभा हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां आए थे और उसमें 200 करोड़ रुपए के शिलान्यास हुए थे, जिनकी पट्टियां वगैरह अभी भी रखी। और अभी 10-12 दिन पहले, मैं पहले कह गया ये चीज, 10-12 दिन पहले फिर यहाँ 70 करोड़ के शिलान्यास हो गए। तो उसमें तो हमें दिखा नहीं कहीं जो कहा और उस तरह से कुछ काम हुआ, तो आगे ये कैसे आशा की जा सकती है? ये तो जब हो जाएगा तब यहाँ के मतदाता मानेंगे कि भाई ये हो गया काम। रहा सवाल दल बदल वाला, इस बात से तो मैं स्वयं भी सहमत हूं कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को जनता को धोखा देकर के वो इस तरह से, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं स्पष्ट, पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश की एक पहचान है कि यहाँ सच्चे, अच्छे, ईमानदार और धार्मिक लोग रहते हैं, एक पहचान थी पूरे भारत में। लेकिन जब ये विधायकों की खरीद फरोख्त हुई बड़े पैमाने पे, तो ये मीडिया के माध्यम से पूरे देश में चर्चा गई, इससे पूरा मध्य प्रदेश कलंकित हुआ और इतिहास में काले अक्षरों में ये लिख गया है। और जब जनता ने ये मन बना लिया है कि जब तक इनको हम प्रवीण जी इनसे पूछो, दल बदल की शुरुआत किसने करवाई थी? सबसे पहले हरियाणा में भजनलाल की सरकार कांग्रेस ने गिराई थी। इसे ये पूछो जरा, दिमनी तक फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम पॉलिटिकल डिबेट का शो दिन में कई बार करते हैं। आज का ये खास प्रोग्राम सिर्फ दिमनी पर तक केंद्रित था। माफ कीजिए, वक्त हमको इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। मैं अरुण तोमर जी का शुक्रिया अदा करूंगा और साथ ही रविंद्र सिंह तोमर जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए और लोगों से उन्होंने सीधा संवाद किया और बहुत सारे आश्वासन दिए। होंगे कितने पूरे, ये आप ही उस इलाके के व्यक्ति हैं, आप ही तय कर लेंगे चुनाव के बाद। और कैफियत जरूर मांगिएगा। और हां, ये जरूर मैं इत्मीनान करा देता हूं कि जब न्यूज 18 को आपको जरिया बनाना हो तो आप बनाइएगा, हम आपकी तरफ से सवाल पूछने फिर जाएंगे उनके पास। आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।